दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने जून माह की करंट अफेयर्स को लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम जो है तीन चीजें डिस्कस करेंगे। पहला आपका है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स। उसके बाद हम करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। और तीसरा आर्थिकी। ये करंट अफेयर्स की जो वीडियो है, ये हमने बहुत जो है जो नए टाइप के आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न आ रहे हैं या करंट अफेयर्स को स्टैटिक करंट अफेयर से जोड़ करके दे रहा है, तो उस हिसाब से हमने इसको चेंज करने का प्रयास किया है। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसमें हमने जो है एक नया प्रयास स्टार्ट किया है। हमने इसमें मैपिंग स्टार्ट कर रखी है। जैसे ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चला था बीच में, तो करंट अफेयर्स में जो एग्जामिनर है या स्टैटिक का जो आपका एग्जामिनर है, वो आपका ईरान या इजराइल के बॉर्डर पूछ सकता है। ठीक है, तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए देखिए ये करंट अफेयर्स की मैपिंग हमने स्टार्ट कर रखी है। तो आप जो है इस तरह से तैयार करेंगे अगर अपना परीक्षा, तो आप जो है निश्चित रूप से जो है एग्जाम में जो है सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को पढ़ने का जो तरीका है थोड़ा बदलिए, क्योंकि यूकेपीएससी ने भी पैटर्न को थोड़ा चेंज किया है। तो अगली बार का जो पैटर्न है वो इस बार के पैटर्न से थोड़ा कठिन होगा। तो आप देखिए वीडियो, आपको बहुत जो है वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी आज की, और जो है आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर से। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में जो है आपका सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विश्व का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे ब्रिज। भारतीय जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक बहुत मील का पत्थर एक तरीके से छुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है आर्च रेलवे ब्रिज बना दिया है भारतीय इंजीनियर्स ने। और ये बनाया आपका चिनाब ब्रिज, और इसकी जो ऊंचाई है ये आपकी एफिल टावर से भी अधिक है। ठीक है, जो इसकी टोटल ऊंचाई है ये कितनी है आपकी 359 मीटर। हमने डायग्राम की मदद से आपको इसमें दिखा दिया है ताकि आपको जो है एग्जैक्ट याद रहे। याद रखना, एग्जामिनर आपसे इसकी हाइट पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। और ये जो है आपका एफिल टावर से भी ऊंचा है, तो एक स्टेटमेंट बना करके दोनों प्रश्नों को ये डाल सकता है। एफिल टावर की ऊंचाई आपकी है 324। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से पॉइंट आपको इसमें देखने हैं। पहला आपका है ये राज्य जो जो आपका ब्रिज बना है रेलवे ब्रिज, ये कौन से राज्य में आपका जम्मू कश्मीर में है। दूसरा याद रखिएगा जिला, इसका जो जिला है रियासी जिला। और बक्कल और कौड़ी के मध्य, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। नदी याद रखिएगा चेनाब नदी। इसका जो इनॉग्रेशन किया है वो किया है नरेंद्र मोदी जी ने। डेट याद करने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे स्टेशन का नाम जरूर याद रखना। रेलवे स्टेशन जो बनाया ये बनाया आपका संगल दाना रेलवे स्टेशन और रियासी रेलवे स्टेशन के मध्य। सारे पॉइंट याद रखना। पहले से तो आपसे केवल इतना प्रश्न पूछा जा सकता था कि सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज है किस नदी पर है, उसकी हाइट पूछी जा सकती थी। अभी सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसकी जो हाइट याद रखना 359 मीटर। ठीक, और यह पुल जो है फ्रांस के प्रतिष्ठित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इसकी विशेषता यह है कि 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं भी इसके ऊपर जो है कोई प्रभाव नहीं छोड़ेंगी। ठीक, तो एक हमारे लिए गर्व का मौका है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट डिफेंस से रिलेटेड चीजें आपके एग्जाम में आजकल पूछी जा रही है, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड पूरी दुनिया में इस समय हलचल है। पूरी दुनिया इस समय जो है अपनी सुरक्षा के लिए जो है अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स को बना रही है इस समय। और सरकारों का ये भी प्रयास है कि दूसरे देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करके जो है कमाई भी इस समय की जाए। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है भारत ने जो है आईएनएस अर्नला को जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया है। ये इसका जो एक तरीके से उद्देश्य है वो क्या है, या इसकी जो खूबसूरती है, या इसका जो एक तरीके से जो प्लस पॉइंट है वो क्या है। ये जो है आपकी समुद्री क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए सक्षम युद्धपोत है। ठीक है, यानी उथले समुद्री क्षेत्र में, कहा उथले समुद्री क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए सक्षम जो है युद्धपोत है। इसका नाम याद रखिएगा, नाम है इसका आईएनएस अर्नाला। ठीक है, और इसको जो है कहा हमारी नौसेना में कहा शामिल किया गया, विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में। ठीक है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान की उपस्थिति में इसको शामिल किया गया था। तो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नेम याद रखिएगा, कहाँ शामिल किया है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट भी आपका आर्मी से संबंधित है। भारतीय नौसेना का जो है नाविक सागर परिक्रमा अभियान। नाविक सागर परिक्रमा अभियान की विशेषता अगर हम देखेंगे, तो ये जो आपका नाविक सागर परिक्रमा 2 अभियान है। पहले तो इसको याद रखिएगा, ये अभियान का नाम नाविक सागर परिक्रमा अभियान है। इसमें 2 महिला जो है अधिकारियों ने भाग लिया था। इनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कैसे करंट अफेयर्स को अपने मेंस में यूज कर सकते हैं, मेंस परीक्षा में यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी निबंध आपका महिला सशक्तिकरण से संबंधित आएगा तो आप वहां पर ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस अभियान को लीड किया था 2 महिलाओं ने, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। जो पोत है जिसकी मदद से इन्होंने अभियान को किया था वो है आई एन एस वी तारिणी।
स्टार्टिंग का याद करने की याद नहीं है, बस तारिणी याद है, ठीक है। इसमें समुद्री यात्रा करते हुए जो दुनिया का चक्कर है कितने दिन में लगाया था? 238 दिन। ठीक है, अभियान का नाम है नाविक सागर परिक्रमा 2। ठीक है, और इस अभियान को शुरू किया गया था गोवा से। डेट तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन गोवा से आप क्या करें। ठीक है, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आपकी स्टैटिक जीके में मदद कर सकती है, देखिए इसको। ये जो अभियान था उसमें जो है लिट लटन से पोर्ट स्टैनली तक की यात्रा के दौरान जो है एक पॉइंट था जिसको कहा गया पॉइंट निमो। इस पॉइंट निमो को जो है आईएनएस तारिणी ने जो है पार किया था, जो इस यात्रा की जो थी एक बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, अब ये पॉइंट निमो है क्या, देखिए। महासागरीय ध्रुव के रूप में जाने जाने वाला पॉइंट निमो महासागर में किसी भूभाग से सबसे दूर दूर स्थित स्थान है। तो याद रखना, पॉइंट निमो जो है महासागर में किसी भूभाग से सबसे अधिक दूर स्थान पर है। ज्योग्राफी का पॉइंट आपका बन गया। ठीक है, तो पॉइंट निमो के माध्यम से जो है तारिणी का मार्ग पूरी तरह जलमार्ग के तहत हासिल किया गया था, जो समुद्री नेविगेशन के संदर्भ में क्या है, एक उपलब्धि। आप याद रखना अभियान का नाम, कौन सी दो उसमें कमांडर जो थी उन्होंने इसको लीड किया था, कितने दिन में चक्कर पूरा हुआ था, और स्टार्ट इसको कहां से किया गया। ठीक, नेक्स्ट आपका है क्यूएस रैंकिंग 2026 में। ये रैंकिंग एडवांस में आती है, अभी मैं समझना कि 25 सर ने 26 का बता दिया। ठीक है, विश्व के शीर्ष 250 संस्थानों में, शीर्ष 250 संस्थानों में 6 संस्थान भारत के हैं, और विश्व में पहला जो संस्थान है वो आपका है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखिए अमेरिका जो है क्यों दुनिया की सुपर पावर है, क्योंकि अमेरिका में जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत अव्वल दर्जे के एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, और हमारा जो शीर्ष स्थान इसमें मिला है वो मिला है आईआईटी दिल्ली को, मिला है 1, 2, 3। ठीक है, तो मैसाचुसेट्स याद रखिएगा और नई दिल्ली। इसलिए दुनिया भर में जितने भी रिसर्च वगैरह होते हैं वो अमेरिका में ही ज्यादातर होते हैं, अमेरिका में या ब्रिटेन में, ये दो देश इसमें आ गए हैं। ठीक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का पुराना जो प्रतीक चिन्ह है वो है तो बहाल कर दिया गया है। ठीक है, ये जो पुराना प्रतीक चिन्ह था, इसमें जो नया प्रतीक चिन्ह था इसको डाला था जो जस्टिस जो हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं चंद्रचूड़ साहब ने डाला था। तो इसमें जो है जो बार एसोसिएशन था और कुछ वकील थे उन्होंने कुछ आपत्तियां डाली थी इसमें, तो उसको एड्रेस करते हुए जो है जस्टिस बी आर गवी ने, जो है जो चीफ जस्टिस है भारत के, जस्टिस बी आर गवी ने नए प्रतीक चिन्ह को हटाकर पुराने प्रतीक चिन्ह को बहाल करने तथा कांच की दीवारें हटाने की बात कही गई। इसमें बात कही गई है क्योंकि जो बार एसोसिएशन थी उन्होंने कहा था कि कांच की दीवार रखना जो है सुप्रीम कोर्ट के मूल ढांचे को एक तरीके से क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य है यतो धर्मोस्तुते जय, ये पुराने चिन्ह पर भी क्या है आपका अंकित था, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अंतर सेवा संगठन अधिनियम 2023 के जो है नियम लागू किए गए हैं। पहले देखते हैं नियम क्या है। देखिए, सशस्त्र बलों के बीच बेहतर समन्वय तथा प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो है केंद्र सरकार ने जो है इसको पारित किया। तो आपको इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य पता होना चाहिए। जैसे इस बार वक्फ बोर्ड का पूछ दिया था उसने, तो थोड़ा करंट अफेयर्स को आप कर ही रहे हैं तो थोड़ा जो है डिटेल में करिए, उससे आपको करने में आसानी भी होगी, एग्जाम के लिहाज से भी बेहतर आपके लिए रहेगा। क्योंकि अगर आपने कोई चीज आधी अधूरी पढ़ रखी है उसने थोड़ा पूछ दिया तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपने पढ़ने के बाद भी फिर उसमें आप स्कोर नहीं कर पाए। इसका उद्देश्य क्या है, जो आपके आर्म फोर्सेज हैं उनके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन, प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए जो है इसको पारित किया गया है। ठीक है, नए लागू किए गए कानून के तहत नियुक्त कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांडर को तीनों सेनाओं के कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण करने और अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार होगा। तो याद रखना, अब जो तीनों सेनाओं के कर्मी हैं इन पर जो कार्यवाही करने का या प्रशासनिक नियंत्रण का जो अधिकार है वो किसके हाथ में होगा, ऑफिसर इन कमांड या कमांडर इन चीफ के पास होगा। तो आप इसके ऑब्जेक्टिव को याद रखें। ठीक, और इसका उद्देश्य जो है कुशल कार्य प्रणाली, एक बेहतर वर्क कल्चर को बढ़ावा देना, जिससे सशस्त्र बलों में के बीच जो है एकजुटता जो है मजबूत हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है SSLVS, जो आपके प्रक्षेपण यान है उनके निर्माण से संबंधित है। तो हल्के उपग्रहों के निचली कक्षा में प्रक्षेपण के लिए जो है इसरो द्वारा विकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानों का इसरो के लिए जो निर्माण करेगा वो कौन करेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगा। तो याद रखना इसरो के लिए जो SSLVS जो प्रक्षेपण यान होंगे उनका निर्माण कौन करेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगा। इसको भी याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है, ये बहुत अच्छी योजना सरकार के द्वारा लाई गई है, इस योजना का नाम है प्रतिभा सेतु योजना। ठीक है, इसमें क्या है आपका, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो मुख्य परीक्षा इंटरव्यू तक अगर वो जाते हैं, अंतिम चरण तक अगर वो जाते हैं और किसी कारणवश जो है वो
पास नहीं कर पाते हैं अपने जो फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं आता है, तो उनको जो है सीधे सीधे जो है आपका जो कुछ पीएसयू कंपनियां हैं उनके द्वारा हायर कर लिया जाएगा। ठीक है, और निजी क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र दोनों में इसके लिए क्या किए जाएंगे, आपकी नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे। योजना का नाम है प्रतिभा सेतु। तो प्रतिभा की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रतिभा की फुल फॉर्म है प्रोफेशनल रिसोर्सेज एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट। तो याद रखना। ठीक, अब देखिए इसके तहत जो है यूपीएससी की परीक्षाओं के सभी चरण उत्तीर्ण करने के बाद भी अंतिम चयन में चूकने वाले युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को, ध्यान रखना ऑप्शन में आपसे पूछेगा वो सरकारी, केवल निजी या दोनों, तो इसको याद रखना है कि सरकारी और निजी क्षेत्रों में जो है नौकरियों के अवसर प्राप्त। क्योंकि एक बच्चा जो है यूपीएससी का अगर मेंस अगर वो दे रहा है या इंटरव्यू वगैरह दे रहा है, तो जो जिस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जानते तो दोनों ज्यादा है लेकिन किस्मत जो है एक के साथ है और एक के साथ नहीं है, तो वो जो है अंतिम मेरिट से बाहर हो जाता है। तो उसके लिए जो है सरकार ने जो है एक अच्छी योजना स्टार्ट की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा ताला जो संग्रहालय है वो आपका बनेगा अलीगढ़ में। ठीक है, वैसे भी अलीगढ़ जो है तालों के लिए प्रसिद्ध है, बचपन से आप इसको पढ़ते आ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड सरकार ने जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो है 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र होंगे उनको जनपद में जो है एक जो है एक दिन का जो है जिलाधिकारी यानी डीएम बनाया जाएगा और एक दिन के लिए उनको बनाया जाएगा पुलिस अधीक्षक, ताकि बच्चे जो है सिविल सेवा के प्रति जो है जागरूक हो सके, उनके सिविल सेवा के प्रति जो है उनका रुझान बढ़ सके। तो राष्ट्रीय हमने कंप्लीट कर ली। अब आपका है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय में पहला आपका है बांग्लादेश के जो नए करेंसी नोट हैं और उनसे जो है शेख मुजीबुर रहमान का जो फोटो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, बांग्लादेश के फाउंडर माने जाते हैं एक तरीके से शेख मुजीबुर रहमान, तो उनका नाम हटा दिया गया है। कुछ आंतरिक राजनीति भी इसी प्रकार की चल रही है वहां। ठीक, उसके बाद युन सुक लियोल की बर्खास्तगी के बाद जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जे म्यूंग को जो है दक्षिण कोरिया का जो है नया राष्ट्रपति बनाया गया है। हाल ही में जो है जो युन सुक लियोल थे इन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की थी चुनी हुई सरकार की। ठीक है, सॉरी सेना ने वहां जो है तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, उसके बाद जो है टर्मोइल वहां पर बढ़ा, तो उसके बाद जब चुनाव हुए तो इनको तो हो गई जेल और नए राष्ट्रपति आपके बने हैं ली जे म्यूंग जो साउथ कोरिया के जो है नए राष्ट्रपति नियुक्त हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका है देश के नागरिकों के लिए अमेरिका पर जो है कुछ 12 देशों के जो नागरिक हैं उनके अमेरिका प्रवेश पर क्या लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। ठीक है, अमेरिका की कुछ प्रवर्जन नीति इस प्रकार की है और अमेरिका में को लगता है कि ये नागरिक जो है वहां के जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए थ्रेट हो सकते हैं। तो ट्रम्प साहब तो वैसे भी जो है दुनिया में इस समय उथल पुथल मचाए हुए हैं, तो ट्रम्प साहब जो है इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। तो 12 देशों के नाम जो है आपको अगर याद हो सकते हैं तो देख लीजिएगा, नहीं तो केवल इतना भी याद करोगे तो चल जाएगा, एक बार नाम पढ़ दे रहा हूं मैं तो दिमाग में आपके बैठ जाएगा। एक तो ईरान है, अमेरिका के दुश्मन जो कट्टर दुश्मन है, देखिए ईरान दुश्मन है, अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, इरिट्रिया, हेती, इक्वेटोरियल गिनी, लीबिया, सोमालिया, यमन, सूडान। ये तो आपको आराम से याद होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार जो है इंटरनल जो एक तरीके से आंतरिक सुरक्षा को लेकर के इन राज्यों में जो आंतरिक स्थिति है इन देशों की अच्छी नहीं है। सोमालिया, यमन, सूडान। ठीक है, उसके बाद लीबिया में भी कुछ ऐसे हालात हैं और इनके ये हालात का जो मेन कारण है वो अमेरिका ही है, एक तरीके से अमेरिका और इजराइल। ठीक है, और ईरान अफगानिस्तान जो है अमेरिका के दुश्मन पहले से ही है, तो आप इन देशों को देख लीजिएगा, बाकी आपको वहां पर याद आ जाएगा। 12 देश है, पहले तो आप पूछ सकता है कि कितने देशों पर बैन लगाया, तो 12 देश याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए जो है ये ट्राइंगल एक तरीके से बन रहा है और ये ट्राइंगल जो है भारत के लिए बहुत खतरनाक है। इसमें एक तरफ चीन है, ठीक है, एक तरफ आपका पाकिस्तान है और एक तरफ जो है बांग्लादेश है। तो भारत को जो है इस पर तेजी से देखना पड़ेगा, ये प्रयास करना पड़ेगा कि इन तीनों का जो साझा गठबंधन है ये ना बन पाए, क्योंकि भारत के लिए फिर ये जो है ये एक तरीके से थ्रेट पेश करेगा चीन। और इसको लेकर के जो है जो पहली बैठक हुई है वो भी कहाँ हुई आपकी, चीन में पहली बैठक हुई। तो यहाँ पर कोई बैठक लिखा नहीं था तो मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, आपसी जो सहयोग को लेकर के जो है पहली बैठक आपकी हुई है चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो है पहली बैठक हुई है चीन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है सुरक्षा परिषद में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो चेंजेस देख लीजिए। तो 1 जनवरी 2026 से जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनेंगे बहरीन, कोलंबिया, कॉन्गो, लटाविया और लाइबेरिया। ठीक है, तो बी से कर लेना बहरीन, सी से कर लेंगे आप कोलंबिया, सी से आप कर लेना
जो आपका है कॉन्गो रिपब्लिक, और आपके बाद इसके बाद आपका बच गया लटाविया और जो है आपका लाइबेरिया। ठीक है, तो इसको देख लेना। उसके बाद ये भी आप याद रखना, जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 2-2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और भारत जो है अस्थायी सदस्यता कितने बार ग्रहण कर चुका है, 8 बार। और एक फैक्ट आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसमें सर्वाधिक बार जो अस्थायी सदस्यता ग्रहण की है उसने की है जापान। ठीक है, तो इसको भी आप याद करें। उसके बाद है G7 सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो 7 समिट है बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की जो समिट वगैरह है यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो पहले देखते हैं कि G7 कौन कौन से देशों का समूह है। तो G7 में सबसे पहले आपके आ गया अमेरिका, अमेरिका के बाद आपका आ गया जर्मनी, जर्मनी के बाद आपका आ गया जापान, जापान के बाद आपका आ गया ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद आपका आ गया फ्रांस, फ्रांस के बाद आ गया आपका इटली, और इटली के बाद आपका आ गया कनाडा। ठीक है, गिन लेंगे इनको, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो G7 है पहले ही कहलाता था आपका G8। इसमें से रशिया को जो है बाहर निकाल दिया गया, क्रीमिया वगैरह में रशिया ने जब अटैक किया था उसके बाद। ठीक है, हालांकि ट्रंप ने जो है इसमें 2 देशों की एंट्री को जो है इस समय जो है ट्रंप ने उनका खुलकर समर्थन किया है। और ये थोड़ा आश्चर्यजनक भी है, जो अमेरिका के एंटी देश हैं, रूस प्लस चीन। इसमें इफेक्ट नहीं था, मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने G7 में किन 2 देशों को जोड़ने की बात कही, तो रूस और चीन। ऐसे प्रश्न आपका आजकल आपके आ रहे हैं। तो पहले तो आप याद रखना, G7 पहले G8 था, इसमें से रूस को माइनस कर दिया गया, तो ये क्या बन गया आपका G7 बन गया। आपको G7 के सारे देशों के नाम याद होने चाहिए, सारे देशों के नाम आपको G7 के याद होने चाहिए। और इसमें याद रखना जो सबसे ज्यादा जीडीपी इसमें है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है जीडीपी जो इसमें है वो किसकी, आपकी यूएसए की। और सबसे कम जीडीपी वाला देश जो है, मिनिमम जीडीपी वाला देश जो है कनाडा। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखना, भारत का जो व्यापार होता है चाहे एक्सपोर्ट का हो चाहे इंपोर्ट का हो, वो सबसे ज्यादा होता है अमेरिका के साथ मैक्सिमम, और सबसे कम व्यापार होता है कनाडा के साथ। तो आजकल ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं, तो इनको आप जो है अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो ये जो सम्मेलन आपका हुआ था, सम्मेलन आपका हुआ था कनाडा में, सम्मेलन हुआ था। ट्रम्प जो है बीच में इसको छोड़ करके भी आ गए थे जब ईरान और इसराइल की टेंशन अपने पीक पर थी। और कनाडा में हुआ था, कनाडा के कैलगरी में कनान्सिस में हुआ था। तो नाम भी याद रखना है, नाम भी पूछना है आजकल। ठीक है, तो अगला जो G7 सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा, आपका फ्रांस में होगा। इसकी थीम भी याद रखना, साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। साइबर सिक्योरिटी मोटा मोटा आप याद रख लेना, तो इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा आयात और निर्यात भारत का होता है वो किसके साथ होता है, अमेरिका के साथ। सबसे कम होता है कनाडा के साथ। भारत जो है G7 में का सदस्य देश नहीं है, और इसके जो कंट्री है इसमें सबसे ज्यादा जीडीपी सबसे कम जीडीपी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना, अगला भी पूछ सकता है और जो है 51 भी पूछ सकता है। ठीक है, या ऐसा भी पूछ सकता है हाल ही में कनाडा में G7 समिट हुई, ये कौन से नंबर की थी, इस प्रकार के सवाल भी आते हैं, तो 51 याद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ईरान इजराइल युद्ध। ये बहुत ज्यादा इस समय जो था वो, इसमें बहुत ज्यादा एक तरीके से पूरे दुनिया को जो है इसने अपने आगोश में इस युद्ध ने ले लिया था, और बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच गई थी। अगर ये युद्ध थोड़ा और चलता तो जो है भारत के लिए या जो विकसित विकासशील देश हैं उनके लिए ज्यादा समस्या आने वाली थी, क्योंकि ईरान ने धमकी दे दी थी कि उसको जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ईरान बंद कर देगा तो तेल की सप्लाई जो है इसमें आपकी काफी प्रभावित होती। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है युद्ध आपका कितने दिन चला था, टोटल 12 दिन चला था। युद्ध विराम की डेट याद रखना, 23 जून को युद्ध विराम की डेट हुई थी। और युद्ध विराम आजकल ट्रंप भी डिक्लेयर करते हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया था। भारत ने ईरान से, जो ईरान में लोग हैं उनकी सुरक्षित वापसी के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम है आपका ऑपरेशन सिंधु। उद्देश्य था भारतीयों की सुरक्षित निकासी के लिए। और अमेरिका ने जो है इस युद्ध का जो अंत किया था वो किया था जब अमेरिका के जो अमेरिका के जो हैं, जब आपके B2 जो बम वर्षक थे, जो B2 बम वर्षक थे, इन्होंने जो है ईरान के 3 जो परमाणु ठिकाने इन पर हमला किया था। ये परमाणु ठिकाने कौन कौन से हैं, फोर्डो, इस्फहान और नतांज। ये आपसे प्रश्न बना सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे फोर्डो, इस्फहान और नतांज जो है चर्चा में थे, ये क्या थे, न्यूक्लियर रिएक्टर थे, मिसाइल थी, या कोई बीमारी थी, या इस टाइप से आपके प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, या किसके परमाणु जो ठिकाने थे। ठीक है, ये युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ईरान को लेकर के इसराइल का हमेशा मानना रहा है कि ईरान जो है इसराइल के लिए जो है एक थ्रेट है। और ईरान भी कई बार कह चुका है कि हम जो है
जो इसराइल को नस्ते नाबूद कर देंगे। तो ये जो परमाणु कार्यक्रम था, ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम था, उसको लेकर के जो है अमेरिका और इसराइल ने कहा था कि परमाणु कार्यक्रम एक तरीके से जो है वो इतना यूरेनियम इस परमाणु कार्यक्रम के तहत बना लिया गया है, या इतना यूरेनियम इनरिचमेंट कर लिया गया है कि परमाणु बम बना सकता है ईरान। और ईरान अगर परमाणु बम बना लेगा तो जो है इसराइल का मानना था कि उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। हालांकि देखिए कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, हालांकि इसराइल के पास सबसे ज्यादा इसराइल के पास खुद परमाणु बम है और इसराइल ने खुद एनपीटी पर साइन नहीं कर रखे। तो अगर कोई दूसरा देश परमाणु बम बनाए तो वो दूसरे की सुरक्षा के लिए खतरा, और अपने पास जो परमाणु बम है उनको लेकर के आपने जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर भी हस्ताक्षर नहीं कर रखे हैं, उसके बाद भी जो है विश्व का इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, और एक तरीके से आप सारे देशों को, इन देशों को लगता है कि जितने भी ये देश हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन आपके पास है तो आप एक तरीके से सेफ हो। देखो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, कोई देश गड़बड़ी नहीं करता उसके साथ। उसके बाद आप देखोगे अगर आप जो है साउथ उत्तर कोरिया तक ने जो है न्यूक्लियर वेपन बनानी है, उसको कोई थ्रेट नहीं है। तो एक तरीके से ईरान भी ये चाह रहा था कि न्यूक्लियर वेपन जो है उसको जो है उसके पास हो। तो हालांकि जो है ओबामा के साथ जब ट्रीटी ईरान की हुई थी तो ईरान ने कार्यक्रम छोड़ दिया था, लेकिन ट्रंप ने उस ट्रीटी को ही कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद ईरान के पास कोई चारा नहीं था, तो ईरान जो है एक तरीके से खुद भी परमाणु बम बना रहा था। तो ये सब लेकर के टेंशन हुई थी। तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया ताकि कहानी आपकी समझ में आ जाए। कभी हो सकता है आपका जो है बैकग्राउंड ही एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, तो ये कहानी आप याद रखना। और ये B2 बमवर्षक जो विमान थे, इसने कौन सा जो बम डाला इन तीनों पर, ये भी याद रखना। तो ये भी आपके आ सकता है कि वो कौन सा बम का नाम था। और जो बम था इसको कहा गया था बंकर बस्टर बम था। क्या था? बंकर बस्टर बम था। और ये जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर इनके हैं, ये ईरान ने जो है वो पहाड़ियों के बहुत नीचे जो है स्टेब्लिश कर रखे हैं। यहाँ तक जो है किसी भी एक तरीके से बम का यहाँ तक पहुंच पाना जो है बहुत मुश्किल है। ये बंकर ब्लास्टर बम क्या करता है, धीरे धीरे करके पहले क्या करता है, ये अर्थ की सरफेस को पेनिट्रेट करता रहता है, पेनिट्रेट करता रहता है। पेनिट्रेट करने के बाद जो है शायद 600 फीट है या 600 मीटर है शायद ये, उसके बाद अंदर जाकर के फटता है। हालांकि बहुत सारे विशेषज्ञों का पहले भी ये मानना था कि ईरान ने यहाँ से जो है जो उसके पास न्यूक्लियर इनरिचमेंट था वो कहीं दूसरे जगह पर उसने रख दिया था। तो देखते हैं कब तक जो है ये टेंशन बनी, ये शांति बनी रहती है। और आजकल जो इस प्रकार के प्रश्न आपके आ रहे हैं तो याद रखिएगा, इस प्रकार के जो प्रश्न आपके हैं, ईरान या इजराइल का बॉर्डर आपको एग्जाम में आ सकता है। हम जो है इस समय ईरान का आपको समझा रहे हैं, अगली बार आपको इजराइल का करवाने की कोशिश करेंगे। जो ईरान के बॉर्डर आपके लगते हैं, ये यूकेएसएससी ने पूछ भी लिया है, ध्यान रखें। ईरान के बॉर्डर यूकेएसएससी ने एक वीडियो के एग्जाम में पूछ भी रखे हैं। तो ईरान के जो बॉर्डर लगते हैं वो किसके साथ लगते हैं, देखो टर्की के साथ लगता है ईरान का बॉर्डर, अर्मीनिया के साथ लगता है ईरान का बॉर्डर, अजरबैजान के साथ लगता है, तुर्कमेनिस्तान के साथ लगता है, अफगानिस्तान के साथ लगता है, पाकिस्तान के साथ लगता है और इराक के साथ लगता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में प्रश्न आते हैं। इसकी आप फोटो ले लीजिएगा और फोटो लेने के बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो है ईरान जो है कैस्पियन सी से बॉर्डर बॉर्डर शेयर करता है, इधर पर्शियन गल्फ से बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ से जब आपका जाता है रास्ता स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, इसी को ईरान जो है बार बार बंद करने की धमकी दे रहा था। तो ये ईरान के बॉर्डर आप रट लीजिएगा, इसराइल के बॉर्डर भी रट लीजिएगा। आप देश में दुनिया में जितने उनके बॉर्डर तो आप नहीं रट सकते हो, लेकिन जो आपके पास करंट अफेयर से संबंधित बॉर्डर्स हैं उनको जरूर आप करने का, याद करने का प्रयास कीजिएगा आजकल किसी प्रकार के प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है इकोनॉमी। इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है कि देश में जो है 16वीं जनगणना हेतु जो है एक तरीके से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बहुत देर इसमें सरकार ने कर दी है। ठीक है, तो जनगणना वर्ष आपका जो है 2027 में होगा। ठीक, 21 में जनगणना हो रही थी 11 के बाद, और जनगणना वर्ष अंतराल कितना हो गया आपका, 16 वर्ष हो गया है। सामान्यतः जो जनगणना आपकी कराई जाती है कितने साल बाद कराई जाती है, 10 वर्षों में कराई जाती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत में जो है जो 10 साल की रेगुलर जनगणना थी वो किस वायसराय द्वारा शुरू की गई थी, और 10 साल की रेगुलर जनगणना शुरू करने वाला देश कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या है, 16वीं जनगणना के लिए जनगणना अधिनियम 1948 के तहत, जनगणना अधिनियम याद रखना, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत औपचारिक अधिसूचना गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक द्वारा कब जारी की गई है, इसको भी याद रखना, 16 जून 2025। देखो जनगणना अंतराल भी 16 का है तो 16 जून आपको याद करना। ठीक है, और इसमें जो है जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी, और इससे पहले जातिगत जनगणना जो कराई गई थी कब कराई गई थी, 1931 में कराई गई। ठीक, अधिसूचना के अनुसार जो आपकी जनगणना होगी पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में कब होगी, आपकी 1 अक्टूबर 2026 को होगी। उसके इन पहाड़ी राज्यों में आपका कब होगा, आपका जनगणना जो होगी जम्मू कश्मीर में होगी, लद्दाख में होगी, उत्तराखंड में होगी और हिमाचल में होगी, इसको याद रखना। अन्य राज्यों में जो जनगणना आपकी शुरू होगी वो आपकी होगी 1 मार्च 2027।
ठीक है। जनगणना की अधिसूचना जारी होने के पश्चात से समाप्ति तक जो है सभी राज्यों, जिलों, तहसीलों आदि की प्रशासनिक सीमाएं परिवर्तित नहीं की जा सकती है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट है, स्टैटिक पोर्शन है, तो आप इसको भी याद रखें। 2027 की जो जनगणना होगी वो 2 चरणों में होगी। पहले चरण में जो आपका HLO के तहत होगी, यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन किया जाएगा, जिसमें घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं की जानकारी एकत्रित की जाएगी। और दूसरा चरण जो होगा वो आपका होगा जनगणना, जनसंख्या की गणना होगी। ठीक है। और इसमें जो है जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति के साथ साथ हर घर के सदस्यों का विवरण एकत्रित किया जाएगा। और इसके तहत जिस मोबाइल एप्लीकेशन का यूज किया जाएगा उसका नाम होगा आपका डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है। और जनगणना से पहले, इस जनगणना के फाइनल रिजल्ट आने से पहले आप सिलेक्शन ले लो, नहीं तो आपको दोबारा से उत्तराखंड की जनगणना याद करनी पड़ेगी, दोबारा से भारत की जनगणना याद करनी पड़ेगी। तो आपके ऊपर है, अगर आपको दोबारा जनगणना पढ़नी है तो पढ़ाई में ढिलाई बरती है, और जनगणना से पहले अगर सिलेक्शन लेना है तो आप इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है। इसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यह आपकी है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। वर्ल्ड पॉपुलेशन, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी की गई। ठीक है। तो इसके रिपोर्ट, वैसे भी यूएन की कोई भी रिपोर्ट होती है तो इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो है देखो, 0 से 14 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या भारत में 24% है, और जो 15 से 65 वर्ष तक की आयु की जो कामकाजी युवा है उनकी जनसंख्या भारत में क्या है? 68% है। और इसी 68% को अगर सरकार टारगेट लेकर के काम करे तो भारत को जो है एक तरीके से नई वैश्विक शक्ति बनाने में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। तो इसको याद रखना। और 65 से अधिक वर्ष और या उससे अधिक वर्ष वाले बुजुर्गों की प्रतिशत जो जनसंख्या है कितनी है? 7%। तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश के साथ साथ सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश। ठीक है। तो जब भी डेमोग्राफिक डिविडेंड पर आपसे क्वेश्चन आएगा, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्वेश्चन आएगा तो मेंस के लिए, तो आप इस फैक्ट को यहाँ से उठा के क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिख सकते हो कि भारत में 15, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट को कोट कर लीजिएगा, भारत में 15 वर्ष से 65 वर्ष तक की आयु के कामकाजी युवाओं की प्रतिशत जनसंख्या कितनी है? 68%। ठीक है। 2025 के एंड तक जो है भारत की जनगणना जो है कितने परसेंट जो जनसंख्या है पूरे विश्व में भारत की रहने वाली आपकी 1.46, जो विश्व में क्या होगी? सर्वाधिक होगी। भारत में जो कुल प्रजनन दर है वो आपकी है 1.9, जो प्रतिस्थापन स्तर से 2.1 से नीचे। तो प्रतिस्थापन स्तर भी याद रखना। प्रतिस्थापन स्तर का मतलब है कि उन बच्चों की संख्या जिनके पैदा होने से जनसंख्या में दबाव नहीं पड़ता, मोटा मोटा आप ये समझिए। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका है वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की जो विकास दर है वो 6.3 रहेगी। ये विश्व बैंक का पूर्वानुमान बरकरार है। और ये रिपोर्ट है वो जारी की गई है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, जिसके द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स में जारी की गई है ये रिपोर्ट। और किसका अनुमान है? विश्व बैंक का। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार भारत की विकास दर कितने रहने का अनुमान है? 6.3। यह आपसे अब प्रश्न पूछा जाएगा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका है, सेकंड लास्ट आपका है जियो पेमेंट्स बैंक में जो है एसबीआई की पूरी हिस्सेदारी जो है फाइनेंशियल सर्विस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने खरीद दी है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना। उसके बाद आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, और इसको याद करने की आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, और किस प्रकार से आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एसडीजी जो रैंकिंग है भारत की वो जारी की गई है, एसडीजी रैंकिंग। ठीक। और एसडीजी रैंकिंग में जो है भारत को इस समय पहली बार जो है शीर्ष 100 देशों में स्थान प्राप्त हुआ है। 2025 में भारत को स्थान मिला है आपका 99, और भारत का कुल स्कोर आपका हुआ है 66.95। देखिए आजकल स्कोर पूछे जा रहे हैं। आप अगर अपर पीसीएस का पेपर उठाओगे तो उत्तराखंड में जो एसडीजी स्कोर है वो पूछा गया था। ठीक है। जब पहली रैंक उत्तराखंड ने प्राप्त की थी, और एक क्वेश्चन और आया था उसमें भी उसने स्कोर पूछा था, कुछ पसाई का वो जो आपका रिपोर्ट। तो जो चीज आपको यहाँ करवाई जा रही है, आप इस तरीके से अगर करंट अफेयर्स करेंगे तो आपको करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो 2025 में भारत का स्थान है 99, 2024 में स्थान 109, पहला स्थान इसमें फिनलैंड का, अंतिम स्थान इसमें किसका है? दक्षिणी सूडान। तो आप इसको याद रखना। ये आपका एसडीजी से जो संबंधित आपका प्रश्न एग्जाम में आता है मेंस में, तो वहां पर भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र के 17 जो सतत विकास गोल हैं आप इनको याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपका 2 बार यूकेपीएससी पूछ चुका है, उत्तराखंड पीसीएस भी पूछ चुका है, और यूपी पीसीएस का तो ये फेवरेट सवाल। ठीक है। तो कुछ ट्रिक है मेरे पास, तो उसको देखिए, आपको 17 में से कम 10 याद हो जाएंगे, फिर आपको केवल 7 ही याद करने पड़ेंगे। ठीक है। तो पहला आपका है
पहला जो एसडीजी गोल है वो आपका है निर्धनता निवारण, ठीक। उसके बाद दूसरा आपका है शून्य भूख। देखो आपको कहते हो ना भूख मिटाने के लिए 2 रोटी की जरूरत है, तो दूसरे नंबर का है 2 रोटी यानी भूख वाला, ठीक। उसके बाद देखो अगर आपको भूख नहीं लगेगी तो आपको अगर हंगर नहीं होगा तो आप जो आपका जो हेल्थ होगा वो क्या होगा, आपका अच्छा होगा, ऐसे याद कर सकते हैं। हेल्थ आपकी अच्छी होगी तो आप क्या करोगे, बेहतर शिक्षा ग्रहण करोगे, ठीक है। बोलते हैं ना स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, तो हेल्थ आपकी अच्छी होगी तो क्या करोगे, आप बेहतर शिक्षा ग्रहण करोगे। बेहतर शिक्षा आप ग्रहण कर लोगे तो आप एजुकेट हो जाओगे, आपका दिमाग खुल जाएगा, आप अच्छी बातें करने लग जाओगे, तो आप किसकी बात बात करने लगोगे, लैंगिक समानता की बात करने लगोगे, ठीक है। तो पहले मैं 5 बोल दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका है निर्धनता निवारण, दूसरा आपका है शून्य भूख, दूसरा आपका है शून्य भूख। भूख कब मिटेगी, जब 2 रोटी खाओगे, कहते हैं ना 2 रोटी जरूरी है भूख मिटाने के लिए। तो 2 से आपका भूख हो गया, भूख अगर आपकी मिट गई तो आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा, हेल्थ अच्छा हो गया तभी आप पढ़ पाओगे, यानी चौथा आपका एजुकेशन हो गया। पांचवा एजुकेशन आपकी अच्छी है तो आप क्या कर लोगे, हमेशा लैंगिक समानता की बात करोगे। उसके बाद देखो 5 से आगे को छठा जो आपका है वो है स्वच्छ जल, ठीक है। देखो स्वच्छ में 6 आ रहा है, स्वच्छ में 6 आ रहा है तो क्या आपका हो गया 6 हो गया। उसके बाद 7 7 आपका है आपका आर्थिक पहुंच के भीतर स्वच्छ ऊर्जा, तो 7 जो 7 आपका है आपका ऊर्जा है। उसके बाद 8वां आपका है आर्थिक समृद्धि या शालीन कार्य। उसके बाद 9 है देखो इनोवेशन है सब में, इनोवेशन, इनोवेशन में 9 आ रहा है तो आपका हो गया नव प्रवर्तन, 9 से हो गया इनोवेशन। उसके बाद इनोवेशन होगा तो उसके बाद असमानताओं में क्या होगी, कमी होगी, ठीक। तो 11वां आपका है सतत शहर, 12वां आपका है उत्तरदायी उपभोग, 13वां आपका है जलवायु कार्रवाई। जलवायु इस समय ना आपका मुद्दा है ना मेरा मुद्दा है, तेरा मेरा नहीं है, जलवायु में सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। तो 13 से क्या हो जाएगा जलवायु, जौ से जलवायु, जौ से जल, अगला क्या हो जाएगा जल। जल के बाद आता है थल, थल हो जाएगा आपका धरती, और इस समय धरती जो है अशांति से गुजर रही है तो यहाँ शांति होनी जरूरी है। और 17वां आपका हो जाएगा लक्ष्यों के लिए भागीदारी। कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड सरकार जो है कितने एसडीजी गोल्स पर कार्य कर रही है। ठीक हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जलवायु स्टार्टिंग के देखो कितने याद करा दिए मैंने आपको, एक सेकंड। शुरुआत के मैंने कितने करा दिए देखो आपको, शुरुआत के मैंने आपको 6 6 7 करवा दिए, 7 ही हो गए आपके। 7 में से 5 नीचे के हो गए, कितने हो गए 12 हो गए। 12 में से 5 अब केवल आपके बचे केवल 5, 13 हो गया जलवायु वाला, ना तेरा ना मेरा। उसके बाद 14 आपका हो गया जल, 15 आपका हो गया धरती, धरती में क्या चाहिए शांति, तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद इसको जरा हिस्ट्री पढ़ लीजिए। विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए उपयुक्त 17 विकास लक्ष्य 25 दिसंबर, इसको याद रखना 25 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र में कब किए गए थे, स्वीकार किए गए थे। इसके तहत एसडीजी 17 ने इन 17 एसडीजी ने 2000 में स्वीकार, वर्ष 2000 में स्वीकार किए गए 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, उनका स्थान लिया है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को 2015 तक प्राप्त करने का लक्ष्य था, ठीक है, जो बाद में एसडीजी 17 से रिप्लेस हो गए। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र में स्वीकृत इन लक्ष्यों को 2030 तक जो है आपको प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, और जल्द कोशिश है उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर आपके लिए लाया जाए, ठीक है। हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज इसमें वीडियो के लिए चल रही है, जो हमने टेलीग्राम ग्रुप पर जो है आपको करवा दी है, ठीक है। 3 टेस्ट उसके हो सके हैं। उसके बाद अतिरिक्त जो है जो बच्चे जो है आपके हल्द्वानी में इस समय है, तो आप जो है टेस्ट देने हमारे सेंटर आ सकते हैं, ठीक है, हमसे संपर्क कर सकते हैं टेस्ट देने के लिए, ठीक। तो इस प्रकार का इनिशिएटिव हमने इस बार लिया है, तो आपकी जो तैयारी है करंट अफेयर्स की उसको अच्छा करने के लिए, क्योंकि अब वन लाइनर वाला जमाना गया, थोड़ी मुद्दों को समझिए सोचिए तब जाकर के आप पढ़ाई कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।